तो इस मूवी में एक ऐसे वक्त को दिखाया गया है जहां पर अब दुनिया एक वायरस के कब्जे में है और लोग इसकी वजह से रोज मरते जा रहे हैं। ऐसे में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जिंदा रहना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ सरवाइव करना चाहता है, लेकिन इस सफर में उसके साथ क्या होगा इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। तो मूवी शुरू होती है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बोट में अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है। इस आदमी का नाम एडी होता है। इसके साथ बोट में इसकी छोटी सी बच्ची और बीवी होती है। आगे जाते हुए इन्हें रास्ते में एक फैमिली दिखाई देती है जो कि नदी के किनारे होती है। उस फैमिली में फादर, उसकी वाइफ और 2 छोटी बच्चियां होती हैं। इनमें से एक बच्ची इनको देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उन्हें देखकर हाथ हिलाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एडी देखता है कि उस बच्ची का बाप अपनी गन निकाल लेता है। मतलब कि वो आदमी नहीं जानता कि ये लोग यहाँ पर आए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए एडी अपनी बोट को दूसरी तरफ ले जाता है। असल में दुनिया वैसी दुनिया नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अब वायरस से इन्फेक्ट होकर मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई फैमिली प्रोटेक्टेड है तो वो अपने बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वायरस से वो इन्फेक्ट हो। ये ऐसा वायरस है कि इंसान का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन जाता है। एडी की वाइफ इन सब के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब उनके खाने की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। एडी अपनी बीवी से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन खाना जरूर लाऊंगा। तुम्हें इस सब के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है और हम जरूर सरवाइव करेंगे। अब एंडी अपनी बोट को लेकर आगे जा रहा होता है। इसको रास्ते में एक बोट मिलती है, लेकिन वो टूटी हुई होती है। वो उसके अंदर जाता है तो उसको बहुत सारा खाने का सामान मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वो सारा सामान अपने साथ ले आता है और वहाँ पर उस बोट में एक कैबिन भी होता है। इससे पहले कि वो उस कैबिन को खोलकर देख लेता, उसकी वाइफ उसे आवाज लगाती है और वो सारा सामान अपनी बोट पर ले आता है और वापस आ जाता है। उसकी बीवी ये सब सामान देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। उसकी वाइफ बोलती है कि अब तो हमारा 3 महीने का राशन आ गया है, अब हम आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसकी बीवी को एक और मसला भी था। वो बोलती है कि आखिर हम ऐसे कब तक जिंदगी गुजार सकेंगे, कभी न कभी तो ये खाना खत्म हो जाएगा और हमें अपनी जान भी तो बचानी है। एंडी उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अभी खाना मिल गया है, इसके बाद भी मिल ही जाएगा। एडी की बीवी चाहती थी कि हम अपनी जरूरत का कुछ और सामान भी उस बोट से ले आएं, तो इसीलिए वो उस बोट को चेक करने के लिए जाती है। वो वहाँ पर जब उस कैबिन को देखती है तो वो उस कैबिन को खोल देती है, जिसमें से कोई चीज उसके हाथ को काट लेती है। और एंडी जब देखता है कि उसकी वाइफ बोट पर नहीं है तो वो उसे दूसरी बोट पर ढूंढने के लिए जाता है, उसे आवाज लगाता है। एंडी की बीवी वापस अपनी बोट पर आ जाती है और वो देखता है कि उसके पाँव पर चोट लगी है। इस सब से एंडी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंडी की वाइफ चाहती है कि वो उस बोट से निकल जाए और कहीं पर बैठ जाए, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उससे एडी को और उसकी बेटी को खतरा है। एडी बोलता है कि तुम फजूल बात मत करो, इस पानी में कितने सारे जानवर हैं, क्या पता तुम्हें किसी और चीज ने काटा हो। तब उसकी बीवी कहती है कि नहीं, उसकी उंगलियां भी थी, मतलब कि मुझे एक ज़ॉम्बी नहीं काटा है। एंडी बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास अभी भी 48 घंटे हैं, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। एंडी अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपनी बोट को वहीं पर छोड़कर रोड के रास्ते से अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चलने लगता है। रास्ते में इनको बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, उनमें से वो एक गाड़ी में बैठकर ये लोग अपना सफर आगे तय करने लगते हैं। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंडी की वाइफ की तबीयत भी खराब होती जा रही है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ही खराब होती है और वो अपने आप को कार से नीचे गिरा देती है और फिर इससे दौरे आ जाते हैं। एंडी ये सब कुछ देखकर काफी परेशान होता है। वो बहुत कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन एंडी नहीं मानता है और वो फिर से उसको कार में बिठा लेता है और आगे बढ़ता है। रास्ते में ड्राइव करते हुए उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे कि ये लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा एंडी की वाइफ के पेट में घुस जाता है, यानी कि उसकी वाइफ अब मरने वाली है। ये सब कुछ देखने के बाद एंडी भी बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की तो डेथ हो गई है और वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गई है। लेकिन उसकी बीवी ने अपने पूरे सेंसेस खोने से पहले ही उसकी कार पर लिखा होता है कि सेव हर,
यानी कि वो चाहती है कि उसकी बेटी को प्रोटेक्ट किया जाए। एंडी अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उसके हाथ पर काट देती है। अब एंडी के हाथ को भी कट लग गया है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा इस वायरस से। फाइनली एडी किसी भी तरीके से अपनी बेटी को अब निकाल लेता है और वहीं वो बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं तो पूरी तरह से बिखर चुका हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ तो मुझे छोड़कर चली गई है और साथ ही साथ अब 48 घंटों के अंदर उसमें भी यह वायरस फैल जाएगा। तो अब अपनी बेटी को सेव करने के लिए वो क्या करे। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद उसकी बेटी को कौन संभालेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। वो कार में अपने हाथ पर लगी हुई वॉच में वो 48 घंटों का अलार्म सेट करता है ताकि उसे पता चल सके कि मेरा टाइम कब खत्म होने वाला है। आगे बढ़ते हुए एंडी को वही आदमी मिलता है जो कि उनकी कार के सामने आया था और जब वो उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है। इसीलिए वो उसको मारने के लिए एक लकड़ी उठाता है, लेकिन तभी उसके सामने उस इन्फेक्टेड आदमी की बेटी आ जाती है। उस बच्ची का नाम रूबी होता है। रूबी उसे बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसका मुंह बांध चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसे प्लीज छोड़ दो। यहाँ पर रूबी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी फैमिली से होती है। असल में ये आदमी इसका बाप होता है। अपने बाप से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसको ऐसा मरता वो नहीं देख सकती, इसीलिए वो सबसे यही कहती है कि कोई भी उसे ना मारे। वो बच्ची अपना हाथ काटती है और अपने खून को एक लकड़ी पर लगा देती है। ये देखकर वो इन्फेक्टेड आदमी उसके खून को चाटने लगता है और फिर वो लड़की अपने हाथ का इशारा करते हुए अपने बाप को यहाँ से ले जाती है। एंडी भी अपनी बेटी को यहाँ से ले जाता है और आगे बढ़ता है और जब वो आगे जाता है तो अंधेरा हो जाता है और तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लग जाती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई तो होगा। वो एक घर टाइप होता है। जब उसके अंदर वो जाता है तो उसे पता चलता है कि ये छोटे बच्चों का स्कूल है, उधर कोई भी नहीं होता। लेकिन जब वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी। वो एडी के हाथ पर मरहम लगा देती है और उसे बोलती है कि तुम आज रात को यहीं पर रुक सकते हो। और जब वो रात को वहाँ पर रुकता है तो वो देखता है कि बाहर कोई आदिवासी आए हैं और उन्होंने पूरी जगह को आग लगाई हुई है और उनमें से एक औरत है जो कि रूबी रूबी चिल्ला रही है। वो किसी बच्ची को पुकार रही है। ये वो बच्ची होती है जो कि अपने बाप को बचा रही होती है और ये औरत उसकी माँ होती है। वो उसके लिए परेशान थी और उसको अभी भी पुकार रही होती है। इसके बाद अब रूबी को दिखाया जाता है जो कि अपने बाप को एक जगह पर बैठा देती है। वो जानती है कि अगर किसी ने इसके बाप को यहाँ पर देख लिया तो वो उसे मार देगा, क्योंकि यहाँ के सभी आदिवासी उन लोगों को मार रहे होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। रूबी अपने फादर से बहुत ही प्यार करती है और वो उनको इस हालत में नहीं छोड़ना चाहती और वो उसे इस हालत में भी बचाना चाहती है। अब अगली सुबह हम एंडी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो अपनी बेटी को एक सेफ जगह पर पहुंचाना चाहता है। और वो अपनी बेटी को उस औरत के पास भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो खुद भी बीमार है और कभी भी मर सकती है। जाने से पहले वो औरत एंडी को एक पिक्चर दिखाती है। ये पिक्चर रूबी की होती है जो कि अपने पेरेंट्स के पास होती है और वो औरत उसे बोलती है कि तुम इस बच्ची को रूबी के पास ले जाओ अगर तुम इस बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ वही है जो इसकी प्रोटेक्शन कर सकती है। अब एंडी जाने लगता है और रास्ते में उसे एक कार मिलती है। इससे पहले कि वो उस कार में बैठ पाता, कोई आदमी पीछे से उस पर गोली चला देता है और फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने एंडी पर नहीं बल्कि एंडी के पीछे मौजूद ज़ॉम्बी पर गोली चलाई है जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो आदमी एंडी को बोलता है कि गोली की आवाज सुनकर अब सब इन्फेक्टेड लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से निकालो। असल में ये आदमी एक बहुत ही बड़े सिलेंडर के नीचे फंस चुका होता है। अब एंडी भी कार से उस सिलेंडर को बाहर निकाल देता है और फिर वो दोनों उस कार में बैठकर उस आदमी के घर चले जाते हैं। उस आदमी के साथ उसकी बीवी रह रही होती है और ये घर ज़ॉम्बी से बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड होता है और यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आ सकता। उस आदमी का नाम विकी होता है। विकी अब उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक केज के चारों तरफ कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। विकी बोलता है कि हमें इनको मारना है और फिर ये दोनों एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और जब एंडी उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि इस केज में एक बच्ची है और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि रूबी है।
उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। विकी उसको बोलता है कि हम ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं, यानी कि हम केज में एक जिंदा आदमी को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके आसपास ज़ॉम्बीज आ जाती हैं और फिर हम उस ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार देते हैं। और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि उन लोगों के पास उन ज़ॉम्बीज की कोई ना कोई कीमती चीज आ जाए, ताकि कि वो उसे अपने पास सेव करें और जब दुनिया से ये वायरस खत्म हो जाएगा तो उनके पास उसको बेचकर बहुत से पैसे आएंगे। वो अपनी ही सोच रहा था और उसे किसी की परवाह नहीं थी। एंडी को यहाँ पर रूबी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता। जब वो विकी को इस बारे में समझाने की कोशिश करता है तो वो उसे कहता है कि तुम इस बच्चे की बजाय अपनी बच्ची पर कंसंट्रेट करो, उसका ख्याल रखो। विकी ने यहाँ पर एक दूसरे आदिवासी को भी कैद किया होता है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है। इसके बाद वो दोनों विकी के घर में आते हैं। रात को एडी अपनी बेटी को उनके घर पर छोड़कर बाहर से जाने लगता है। वो उसे वहीं पर रखना चाहता था क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और उसकी वजह से उसकी बेटी को खतरा था। तभी वहाँ पर पीछे से विकी की वाइफ उसे रोक लेती है और बोलती है कि वो बेवकूफी मत करे। अगर उसे लगता है कि इस तरह से वो अपनी बेटी को बचा लेगा तो ये उसकी गलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि विकी बहुत ही बुरा इंसान है। वो कहती है कि वो मेरा अपना हस्बैंड भी नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी विकी ने ही मार डाला था और उसके बाद वो मुझे अपनी वाइफ कहता है। ये कोई रियल शादी नहीं है, वो बस अपने फायदे के लिए सब कुछ करता है और अगर उसको तुम्हारी बेटी से भी कोई फायदा ना मिला तो वो उसे भी मार देगा। इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। वो उसे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने घंटे हैं, तो वो बोलता है कि मेरे पास अब भी 20 घंटे हैं। वो उसे बोलता है कि मैंने नदी के किनारे पर एक फैमिली को देखा था, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से जाते, वहाँ पर विकी आ जाता है। विकी अब यहाँ एडी को उसी पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ पर रूबी होती है। रूबी उसे देखकर काफी हैरान होती है और वो उससे काफी डर भी रही होती है क्योंकि इससे पहले उसने रूबी पर गन पॉइंट किया था और उसे लगता है कि वो विकी के साथ है। लेकिन यहाँ पर एडी उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इसके बाद वो दोनों किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो दोनों सीधा उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एंडी की बेटी होती है, यानी कि विकी के घर पर। और वो अब अपनी बेटी रूबी और विकी की वाइफ को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग भाग सकते, विकी पीछे से अपनी गन लेकर वहाँ पर आ जाता है। इससे पहले कि वो रूबी और एडी को गोली मारता, उसके सामने विकी की वाइफ आ जाती है। उसके सर पर गोली लगती है और वो वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद अब एडी और रूबी वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वो लोग कहीं दूर भाग जाते हैं। विकी उनके पीछे बहुत आने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। अब इसके बाद रूबी उस जगह पर जाती है। वो देखती है कि उसके फादर एक ट्री के बीच में फंस गए हैं। इसका मतलब था कि उसके फादर अब मर चुके हैं। अपने फादर को मरा हुआ देखकर रूबी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एंडी उसको बहुत समझाता है कि तुम्हारे फादर की डेथ तो ऑलरेडी ही हो चुकी थी जब वो ज़ॉम्बी बन चुके थे, तो अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए। एडी बहुत कोशिश करता है रूबी को समझाने की, लेकिन वो उसकी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। एडी उसको अपने साथ नदी के किनारे पर ले जाने के लिए बोलता है लेकिन वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। इसलिए एडी अपनी बेटी के साथ अकेले ही वहाँ से चला जाता है। जब वो अपनी वॉच में देखता है तो उसे नजर आता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे रहते हैं, लेकिन उसे तो अपनी बेटी को उस फैमिली के पास पहुँचाना था। और जब एडी अपनी आंख खोलता है तो उसे नजर आता है कि उसके पास उसकी बेटी नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसके पास ही रूबी खड़ी होती है और उसने उसकी बेटी को उठाया होता है। मीन्स कि अब रूबी ने उसकी बेटी की जिम्मेदारी ले ली है। अब वो भी उनके साथ उसी सफर पर रवाना हो जाती है। वो जल्द ही एंडी को नदी के किनारे पहुंचा देती है क्योंकि वो इन रास्तों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। फिर एंडी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो फैमिली होती है, तो वो देखता है कि उस फैमिली में जो आदमी था उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, यानी कि वो भी अब इन्फेक्टेड था। उसके हाथ में एक गन थी। वो एंडी को बोलता है कि इसमें 5 बुलेट्स हैं। मैं अपनी फैमिली को मार रहा हूँ, हम 3 हैं तो इसमें 2 अभी भी रह जाएंगी। तुम भी अपनी बेटी को अपने साथ मार दो क्योंकि वो इस दुनिया में रहते रहते ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाएंगे। आदमी चाहता था कि उसकी फैमिली भी उसके साथ ही मर जाए क्योंकि अगर वो उसको छोड़कर इस दुनिया में रहने देगा तो वो ज़ॉम्बीज़ उनको यहाँ पर जिंदा नहीं रहने देंगे। इसीलिए वो चाहता था कि उसके साथ ही उसकी फैमिली भी इस दुनिया से चली जाए। एंडी इस सब के लिए मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है।
जाते जाते उसे गोलियों की आवाज आती है, यानी कि उस आदमी ने अपनी फैमिली को मार दिया था। वो फिर वापस जाता है और वही गन उठा लेता है जिसमें 2 गोलियां अभी भी बची थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वही रूबी को दिखाया जाता है जो कि उसी घर में जाती है जहाँ पर वो फैमिली रहा करती थी। वहाँ पर मौजूद खाने को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ पर उसे एक बैग मिलता है। ये बैग एंडी का होता है। इसमें एक पिक्चर होती है और ये पिक्चर रूबी, उसकी मदर और उसकी फादर की होती है। ये पिक्चर एडी को उसी बूढ़ी औरत ने दी थी जो उसे पहले भी मिली थी, जो बीमार थी और मरने वाली थी। और ये सब कुछ देखकर अब रूबी का ट्रस्ट एडी पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। वो एडी को इशारे से अपने घर की तरफ जाने का इशारा करती है और फिर एडी भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब ये लोग एक रेलवे ट्रैक से होते हुए रूबी के घर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर रूबी की फैमिली है। उधर से गुजरते हुए उन्हें रास्ते में विकी मिलता है। विकी ने अभी तक इन तीनों को नहीं देखा होता है, तो इसीलिए एडी मौके का फायदा उठाकर रूबी और अपनी बेटी को एक कार में बिठा देता है। एडी अब उन ज़ॉम्बीज़ के साथ खड़ा हो जाता है जिनको विकी ने लाइन में खड़ा करवाया था। असल में विकी इन सबको एक साथ मारना चाहता था। वो सबको एक एक करके शूट कर रहा था। जब एंड में वो एडी के पास आता है तो एडी उसे मारने की कोशिश करता है, जो गन उसके पास थी उससे। इन दोनों में अब बहुत ज्यादा फाइट होती है और एंड में विकी एडी को गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब विकी उस वैन के पास जाता है जिसमें रूबी और एडी की बेटी थी। वो इतनी जोर से रूबी को खींचकर नीचे गिरा देता है कि उसके सर पर चोट लग जाती है और उसके सर से खून आना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब विकी एंडी की बेटी को अपनी गोद में उठाकर वहीं पर बैठ जाता है। विकी अब जब होश में आता है तो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। विकी उसे बोलता है कि तुमने मुझसे मेरी वाइफ छीन ली है, इसीलिए मैं अब तुमसे तुम्हारी बेटी भी छीन लूंगा। जिस पर एडी बोलता है कि वो तुम्हारी कभी वाइफ थी ही नहीं, असल में तो तुमने उसको छीना था, वो तो किसी और की वाइफ थी। इस बात पर विकी को एहसास होता है कि एडी कह तो सही रहा है, वो सच बोल रहा है, इसीलिए उसको वो अपनी बेटी वापस कर देता है। अब एडी, रूबी और उसकी बेटी तीनों फिर से सफर पर रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में रूबी की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी जिससे कि वो बार बार बेहोश हो रही थी। तो उसे एडी इनकरेज करता है और बोलता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, अगर तुम हिम्मत हार गई तो हम भी हिम्मत हार जाएंगे और हमें रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए अब वो फिर से चलने लगती है। एडी को रास्ते में दोबारा से दौरा आता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बस अब वो बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो रूबी से बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। रूबी बोलती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगी। एडी को अब पता चल गया था कि उसके पास वक्त थोड़ा है, इसीलिए वो अपनी बेटी को माथे पर चूमता है। वो अपनी बेटी को रूबी को दे देता है और रूबी से बोलता है कि मेरे बैग में हाथ बांधने वाला एक बॉक्स है, तो मुझे वो जल्दी से ला कर दो। फिर वो उसे वो बॉक्स ला कर देती है। अब हम एक दूसरी जगह पर धुआं देखते हैं। वहाँ पर रूबी की फैमिली और उसकी मदर होती है और सब लोग ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं और यहाँ पर धुआं इसलिए होता है क्योंकि वो लोग उसको साथ साथ जला भी रहे होते हैं। वहीं से हम एक आदमी को आते हुए देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि एंडी होता है। उसने अपनी कमर पर रूबी और अपनी बेटी को लटकाया होता है। एडी पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था। वो रूबी को एक स्टिक पर गोश्त का टुकड़ा लगा कर देता है और उसके हाथ में पकड़ा देता है ताकि वो जब उसको आगे लेकर जाए तो एडी उसके पीछे पीछे जाए, जिसकी वजह से एडी इनको यहाँ तक ले आया है और फिर उनको वो एक जगह पर लेकर आता है। एडी ने अपने मुंह में एक ऐसी चीज डाल रखी थी जिससे वो किसी को भी बाइट ना कर पाए। यहाँ अब कबीले वालों को एडी को मारना था, इसीलिए वो उसको मार देते हैं। रूबी की मदर एडी की बेटी को गोद में उठा लेती है और इन लोगों ने अब उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी और फिर ये लोग एडी की बेटी को अपने कबीले ले जाते हैं और उसको बिल्कुल ऐसे ही पालते हैं जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।